IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक क्लास में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है और साथ में एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन आंसर भी हम लोग साथ में कर रहे हैं। ये क्लास 6 एनसीईआरटी ओल्ड और न्यू ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं जो बीपीएससी, यूपीएससी और यूपीपीसीएस तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको बिल्कुल हमने मैप के आधार पर, चित्र के आधार पर और डायग्राम के आधार पर बताया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बड़े बड़े पूछे जाएंगे और इसी तरह से हमें उनको प्रैक्टिस करना है। यहाँ लिखा है, खगोलीय पिंडों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ सही नहीं है या सही है, हमें पहले इसी पे ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो खगोलीय पिंडों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, अंतरिक्ष में सप्तऋषि मंडल की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को देखा जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। ये क्लास 6 एनसीईआरटी में दिया गया, आप इसे देख सकते हैं। एक यहाँ पर एक लड़की को एनसीईआरटी में इसी चित्र को दिखाया गया कि यहाँ एक लड़की ध्रुव तारे की मदद से जो है सप्तऋषि तारे की मदद से ध्रुव तारे को देख रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा दिया गया है। ये बिल्कुल सही है। ध्रुव तारा एक गतिशील तारा होता है जो अंतरिक्ष में भ्रमण करता रहता है। तो ध्रुव तारा अंतरिक्ष में गतिशील तारा नहीं है, क्योंकि यहाँ असत्य पूछा गया, सही नहीं है, तो 2 नंबर गलत हो जाएगा। याद रखना, जो ध्रुव तारा है एक स्थिर तारा है, गतिशील नहीं है और अंतरिक्ष में भ्रमण नहीं करता है ये। और ध्रुव तारा के द्वारा ही उत्तरी ध्रुव का निर्धारण किया गया है। जैसे आप देखिए, अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के ऊपर अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल के ठीक ऊपर ही ध्रुव तारा होता है और ध्रुव तारा के ठीक नीचे स्थान को ही नॉर्थ पोल कहते हैं। और साउदर्न स्टार नामक तारा के ठीक नीचे जो स्थान होता है उसे जो है साउथ पोल कहते हैं। ये बात याद रखना, दक्षिण ध्रुव कहते हैं। तो याद रखना, ध्रुव तारा से जो है उत्तरी ध्रुव का निर्धारण होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया है तो सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका, आकाशगंगा के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो आकाशगंगा क्या है, ये तारों का समूह है। ये तारों का जो समूह होता है उसी को आकाशगंगा कहते हैं। इसमें लाखों करोड़ों तारे होते हैं। तो पूछा गया है इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है, आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक है कि उनकी दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। बिल्कुल सही है। तो आकाशगंगा इतनी दूर दूर विस्तार में है कि उनकी दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। आकाशगंगा का निर्माण हीलियम गैसों के बने बादलों से हुआ है। बिल्कुल नहीं है, नहीं है। तो याद रखना, आकाशगंगा का जो निर्माण हुआ है वो तारों से हुआ है, ना कि हीलियम गैसों से हुआ है। हीलियम गैसों और हाइड्रोजन गैसों से तारों का निर्माण हुआ है, ना कि आकाश गंगा का। ठीक है, तो जो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, जो हीलियम से नहीं होगा। याद रखना, ये याद रखना, आकाशगंगा तारों का समूह है। अब इस मैप पे यहाँ चित्र में देख भी रहे हैं। ठीक है, तो आकाशगंगा सर्पाकार की होती है, वृत्ताकार की होती है, ऐसे होती है, दीर्घवृत्ताकार आकार की होती है, अनियमित आकार की होती है। तो आकाशगंगा तारों का समूह होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ सही पूछा गया है। पहला है, निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, सूर्य और शुद्ध ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित ग्रहों को भीतरी ग्रह कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। और बृहस्पति ग्रह सौरमंडल में शुद्ध ग्रह की पट्टी के अंदर अवस्थित है, नहीं, ये बाहर अवस्थित है। तो शुद्ध जो ग्रह होते हैं उनके बाहर अवस्थित है कौन, बृहस्पति ग्रह। और शुद्ध ग्रह पट्टी कहाँ पाई जाती है, तो शुद्ध ग्रह की पट्टी जो है मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है। इस चित्र में देख सकते हैं। और दूसरा, आप ये भी याद रखिएगा कि जो शुद्ध ग्रह होते हैं उनके जो भीतरी वाले भाग हैं उन्हें हम भीतरी ग्रह कहते हैं। इन्हें हम जो है, ये बने किसके हैं, तो ये चट्टानों के बने हैं। ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए, आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ जैसे मान लीजिए सूरज है और यहाँ पर आपके जो है शुद्ध ग्रह की पट्टी है। तो इसके बीच में 4 ग्रह हैं। कौन कौन से, ये हो गया बुध, ये हो गया शुक्र, ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया मंगल। तो चारों ग्रहों को क्या कहते हैं, इन चारों ग्रहों को भीतरी ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये बात याद रखना। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या क्या सही हो जाएगा, तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें अच्छे से हल करने हैं, जिससे प्रैक्टिस करना है, जिससे हमारे क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना होने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है आपका, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ सत्य पूछा गया है, मतलब सही कथन पूछा गया है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर
छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उन्हीं को हम उल्कापिंड कहते हैं, और उल्कापिंड वायुमंडल में घर्षण के कारण जल जाते हैं। ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। और याद रखना, जो उल्कापिंड है ये आपका मध्यमंडल में आके जल जाता है। तो मध्यमंडल में जब जल जाता है तो इसी को हम लोग कहते हैं टूटता हुआ तारा। इसी को टूटते हुए तारे की संज्ञा दी जाती है। और ये वायुमंडल में जब प्रवेश करता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में घर्षण करता है और जल जाता है, इसे हम टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सौरमंडल के संबंध में सही नहीं है या सही नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, पहला, सौरमंडल का निर्माण सूर्य और शुद्ध ग्रह मिलकर करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो सौरमंडल में जो है बहुत सारे ग्रह हैं, ठीक है, और केवल सूर्य और शुद्ध ग्रह नहीं है। सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है, ये बिल्कुल सही है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का मुख्य स्रोत होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत पूछा गया है, सही नहीं पूछा गया, तो केवल एक सही नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, आजकल क्वेश्चन इसी तरह पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए हमें प्रैक्टिस इसी तरह की करने की आवश्यकता है। लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं? तारा किसे कहा जाता है? पहला है, जिनका आकार बहुत बड़ा होता है, नहीं। जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है, तो जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है उसी को हम तारा कहते हैं, यह बिल्कुल सही है। वह पिंड जो दूसरे खगोलीय पिंड की परिक्रमा करते हैं, बिल्कुल उन्हें हम ग्रह कहते हैं। ठीक है, जिनका आकार सबसे छोटा होता है, ये भी कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो तारे की सही परिभाषा यही है कि उसका प्रकाश और ऊष्मा दोनों होता है। नेक्स्ट आपका, अंतरिक्ष से संबंधित जो आर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे होता है? तो इसका संबंध है नक्षत्र मंडल से। नक्षत्र मंडल को जो है आर्सा मेजर या फिर जो है बिग बियर कहा जाता है, और नक्षत्र मंडल तारों का समूह होता है, ये भी आपको याद रखना है। और हमारे सौरमंडल में जो है, हमारे उसमें सौरमंडल में 89 जो है नक्षत्र मंडल की अभी तक पहचान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन ग्रहों के संबंध में सही है? पहला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन ग्रहों के संबंध में सही है? पहला है, ग्रह आकार में बड़े होते हैं, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि ग्रह आकार में बड़े और छोटे दोनों होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, बिल्कुल नहीं। ऊष्मा प्रकाश ग्रहों के पास नहीं होता है, ये तारों के पास होता है। या तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, बिल्कुल नहीं। तारों के प्रकाश से उपग्रह प्रकाशित होते हैं, जैसे चंद्रमा। ठीक है, इनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में स्थित हैं? तो मंगल और यूरेनस के बीच में कौन स्थित हैं? तो बृहस्पति और शनि स्थित हैं। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि जो है मंगल और यूरेनस के बीच में कौन कौन है, तो बृहस्पति और शनि है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इनको भी आपको याद रखना है। सभी ग्रहों के क्रम को बहुत अच्छे से याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के वे दो ग्रह कौन से हैं जिनका परिक्रमण अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में होता है? याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। शुक्र और यूरेनस का, इनका जो है जो परिक्रमण काल है, जो घूर्णन है, वो बिल्कुल अलग है। सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, जबकि ये दोनों ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, और यहाँ पर सूरज पश्चिम की ओर निकलता है और पूरब की ओर डूबता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, सौरमंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। यहाँ पर असत्य कथन की पहचान करनी है। तो पहला है आपका, सौरमंडल के ग्रह वृत्ताकार आकार के पथ का अनुसरण करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दीर्घ वृत्ताकार में ग्रह परिक्रमा करते हैं सूरज की, ना कि वृत्ताकार में, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, सौरमंडल में सबसे दूर यूरेनस अरुण ग्रह है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। वरुण ग्रह सबसे दूर है, नेपच्यून सबसे दूर है। ठीक है, तीसरा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह क्रमशः शनि और शुक्र है, यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा जो है बुध है, तो तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, पृथ्वी ग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है, ये पूछा गया है। पहला है आपका, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला यहाँ विद्यमान वनों की अधिकता से दिखाई पड़ता है, बिल्कुल गलत है। नीला तो दिखाई पड़ता है हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर, लेकिन वनों के कारण नहीं।
जल के कारण। हमारे यहाँ पूरे पृथ्वी पर 5 महासागर पाए जाते हैं और 71% क्षेत्र पे जल है, इसीलिए हमको नीला दिखाई देता है, ना कि वनों के कारण हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है आपका, पृथ्वी का घनत्व मंगल ग्रह से कम पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और चूंकि यहाँ असत्य पूछा गया है, मतलब कौन सही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पृथ्वी का घनत्व मंगल से अधिक है, ना कि कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। दोनों गलत हो जाएगा, दोनों ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें कौन सा कथन ऐसा है जो सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है, उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। ये बिल्कुल सत्य है, याद रखना, ये बिल्कुल सत्य है कि जो उपग्रह होते हैं वो ग्रहों की परिक्रमा तो करते हैं, साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका ये सूरज है और ये आपका है पृथ्वी, ये आपका सन है और ये आपका अर्थ हो गया। तो अर्थ की परिक्रमा कौन करता है? तो अर्थ की परिक्रमा करता है मून, ये हो गया आपका मून। तो और पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? सूर्य की। तो जब पृथ्वी परिक्रमा करेगी सूरज की, तो साथ साथ वो चंद्रमा तो भी पृथ्वी परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ेगा। तो इसलिए जो है उपग्रह और ग्रह दोनों जो है परिक्रमा किसी करते हैं? सूर्य की। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया। दूसरा क्या कहता है? पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा है। ठीक है, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा, 1/3 है। तो इसका जो आंसर है वो केवल क्या हो जाएगा? केवल यहाँ पर एक सही होगा। तो इसका आंसर, क्योंकि नहीं पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा वाला गलत है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से भीतरी ग्रह कौन से है? अभी ऊपर मैंने आपको बताया था, भीतरी ग्रह किसे कहते हैं? जो चट्टानों के बने होते हैं उन्हें भीतरी ग्रह कहते हैं। वो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं। ठीक है, तो ये कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच पाए जाने वाले ग्रह, बिल्कुल नहीं। सूर्य तथा क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने ग्रह, बिल्कुल यही होगा। अभी ऊपर मैंने बताया था, आप चित्र में दोबारा यहाँ देख सकते हैं। तो पृथ्वी जो है कहाँ पर है? ये आपका भीतरी ग्रह का उदाहरण है। और सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के बीच में ये 4 ग्रह दिख रहे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, तो ये आपका बी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा हैं? तो सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह वर्तमान में किसके हैं? तो वर्तमान में शनि के हैं, 146 हैं। ये पूरी लिस्ट यहाँ पे दे दिया हूँ मैं, आप इसको देख लेना। सभी ग्रहों के अलग अलग अभी नया ये अपडेट हुआ है, तो उपग्रहों की संख्या बढ़ गई है। तो सबसे अधिक वर्तमान में शनि के हैं, फिर बृहस्पति के हैं। सबकी लिस्ट यहाँ दे दी गई, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो याद रखना, 2006 में खगोलीय जो है विज्ञान का जो है वो बुलाया गया था, बैठक बुलाई गई थी, और उसमें प्लेटो को ग्रहों के बिरादरी से बाहर कर दिया गया था। क्यों बाहर किया गया था? क्योंकि इसने जो है ग्रहों की परिभाषा का उल्लंघन किया था। क्योंकि ग्रहों की परिभाषा यह कहती है कि ग्रह का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, और दूसरा, ये सूर्य की परिक्रमा जब लगाते हैं, मान लो सन है, तो सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार में अपने निश्चित पथ में लगाते हैं, ये इसकी परिभाषा होती है ग्रहों की। लेकिन प्लेटो ने क्या किया? प्लेटो ने जो है चक्कर लगाते समय यूरेनस की कक्षा को क्या किया? काट दिया। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, उसकी कक्षा को काटते हुए दिखाया गया है। इसीलिए जो है इसको ग्रहों की बिरादरी से क्या किया गया? परिभाषा से बाहर कर दिया गया। तो प्लेटो को बाहर किया गया 2006 में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, और क्यों बाहर किया गया ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है। लिखा है, पृथ्वी के आकार को भू आभ जो है गियोड कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों के निकट जो है गोलाकार है। तो पृथ्वी ध्रुवों के निकट गोलाकार नहीं है, चपटी है, गोलाकार नहीं है। इसीलिए जो है ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए सही है और आर गलत है। तो पृथ्वी का जो आकार है उसे भू आभ कहते हैं, आप ये देख सकते हैं। तो पृथ्वी ध्रुवों के पास चपटी हुई है और विषुवत रेखा के पास उभरी हुई है, ना कि बिल्कुल गोल है। पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है, नारंगी के समान है। ठीक है, तो आप इस चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और इनमें सत्य कथनों की पहचान कीजिए। इसमें कौन सा कथन सत्य है ये हमको देखना है। पहला ऑप्शन है आपका, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये बिल्कुल सही है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति परिक्रमण कहलाती है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई लगभग 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सूर्य की परिक्रमा
करती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो इस सभी जो है ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? तो हमारे पृथ्वी पर जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है उसके पीछे क्या कारण है? तो उसके पीछे जो कारण है वो ये है आपका कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के स्थिति में परिवर्तन। तो जो पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य की दीर्घवृत्ताकार में, ऐसे मान लो ये सन है और ये पृथ्वी चक्कर जब लगाती है तभी मौसम में परिवर्तन होता है, तभी जो है ऋतुएं बदलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका, उत्तर अयनांत के संबंध में दिए गए कथनों से कौन सा सही है? ठीक है, तो पहला है आपका, उत्तर अयनांत के समय सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं। उत्तर अयनांत का मतलब होता है जब सूर्य उत्तरायण होता है। तो जब सूर्य उत्तरायण होता है तो सीधे जो है 21 जून आने वाला है और 21 जून को सूरज सीधा कर्क रेखा पर होता है, लंबवत चमकता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल ये सही हो गया। दूसरा है, विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में ठंड का मौसम होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। याद रखना, विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में और दक्षिणी भाग दोनों में मौसम समान होता है, ना कि ठंडी होती ना ही गर्मी होती है। तो इस जो दूसरा ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, केवल एक सही होगा, क्योंकि यहाँ सही पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, दक्षिणी अयनांत जब सूर्य दक्षिणायन होता है के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये पूछा गया, कौन सा सही इसमें नहीं है। पहला है, इस समय सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं, बिल्कुल सही है। तो 22 दिसंबर को सूर्य की जो रोशनी होती है, जो किरणें होती हैं, वो मकर रेखा पर लंबवत होती हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में छोटे दिन और लंबी रातें वाली ऋतुएं होती हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। वहाँ लंबे दिन और छोटी रातें होती हैं, जो ये होगा, क्योंकि इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, गर्मी का मौसम होगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा है, दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, बिल्कुल सही है। और दक्षिण अयनांत की स्थिति प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को होती है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विषु के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विषु की स्थिति होती क्या है? तो जब सूर्य की किरणें जो है सीधी जो है विषुवत रेखा पे पड़ती हैं तो उसे विषुवत कहा जाता है। तो लिखा है, इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है, इस स्थिति में पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि सूर्य कहाँ होता है, सीधे विषुवत रेखा पर होता है। इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर लंबवत चमकती हैं, बिल्कुल सही है, वही मैंने आपको बताया है। तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही हो गया। तीसरा है, इसमें ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है, बिल्कुल नहीं होता है, समान होता है। तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, अर्थात सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक खींचे गए समानांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहा जाता है, ये पूछा गया। इनमें कौन सा सही है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक खींचे गए समानांतर वृत्तों को हम अक्षांश वृत्त कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। जैसे आपका ये है, आपका ये विषुवत रेखा है, इसी के समानांतर जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं इन सबको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। सब विषुवत वृत्त के समानांतर खींची गई हैं। ठीक है, दूसरा है, ग्लोब की सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान होता है, नहीं होता है। आप विषुवत वृत्त पर देखेंगे तो यहाँ पर ये आपका अक्षांश रेखाओं की लंबाई अधिक होती है, लेकिन ध्रुवों पर लंबाई कम हो जाती है, एक समान नहीं होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। देशांतर रेखाओं की जो आकार एक समान होता है, ना कि अक्षांशों का। तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कट जाएगा। तो जो इसका आंसर जो हो जाएगा केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने व जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि उत्तरी से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। तो देशांतर रेखाओं की लंबाई उत्तरी से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है और एक समान होती है, इनमें दूरी में कोई भी अंतर नहीं होता है, सब जो है उत्तरी से दक्षिण ध्रुव की ओर मिली होती हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा इसमें सत्य कथनों की पहचान कीजिए। इसमें सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला है, कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है, बिल्कुल सही, आप इस चित्र में दे सकते हैं, यही कुछ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ साल भर गर्मी अधिक होती है, इसलिए इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आप इस चित्र में भी दे सकते हैं, जो है कर्क और मकर रेखा के बीच में उष्ण कटिबंध को दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का प्रमुख आधार क्या होता है? तो किसी भी क्षेत्र का जो मानक समय निर्धारण करते हैं वो प्रमुख आयव्योत्तर होता है, जिसे हम ग्रीनविच लाइन कहते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है और ये जो है ग्रीनविच से गई है इंग्लैंड के पास से, और यहीं से पूरे विश्व का मानक समय का निर्धारण होता है। और यहाँ से हमारे देश का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, और हमारा जो समय है वो इंग्लैंड से 5.5 घंटा क्या है, आगे है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। तो पहले सूरज हमारे यहाँ निकलेगा, बाद में इंग्लैंड में निकलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। बिल्कुल सही है। पृथ्वी की घूर्णन गति 15 देशांतर प्रति घंटा पाई जाती है। भी बिल्कुल सही है। 0 देशांतर रेखा को प्रधान जो है मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है। इसी को हम ग्रीनविच लाइन कहते हैं, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा, सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन कारण के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें कि ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है और पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। बिल्कुल सही है। जैसे ग्रीनविच लाइन है, इसके इधर जो क्षेत्र है वो आपका ईस्ट है और इसके इधर का जो क्षेत्र है वो आपका वेस्ट है। तो लिखा है ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि भारत यहाँ है तो आगे होगा। और पश्चिम से के स्थानों का समय पीछे होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तिथि निर्धारण रेखा 180 देशांतर रेखा पर स्थित है। ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। कथन कारण दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा है, निम्न में से कौन सा कथन स्थानीय समय के संबंध में सही है? स्थानीय समय क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो स्थानीय संबंध में कौन सा क्वेश्चन सही है, ये पूछा गया है। पहला है, स्थानीय समय की गणना सूर्य की छाया से की जाती है। बिल्कुल सही है। एक ही देशांतर पर अवस्थित स्थानों का स्थानीय समय अलग अलग होता है। बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन केवल एक सही होगा, केवल एक। ठीक है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और इनमें असत्य कथनों की पहचान कीजिए। असत्य कथन को खोजना है हमें। ठीक है। पहला है आपका, देश की केंद्रीय देशांतर रेखा के स्थानीय समय को मानक समय माना जाता है। बिल्कुल सही है। तो हमारे देश में आप इस चित्र में देख सकते हैं 82.5 अंश की देशांतर रेखा बिल्कुल भारत से बीच से गुजरी है और बिल्कुल केंद्र में है, एक तरह से कह सकते हैं, और उसी को स्थानीय समय माना गया है। पहला सही हो जाएगा। दूसरा है आपका, भारत का मानक समय ग्रीनविच से लगभग 4.5 घंटा आगे है, नहीं 5.5 घंटा आगे है। तो ये दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ग्रीनविच से 30 डिग्री पूर्व में अवस्थित स्थान का मानक और ग्रीनविच के समय के में जब 1 घंटा 30 मिनट का अंतर पाया जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। केवल 1 घंटे का अंतर पाया जाएगा। ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3 दोनों गलत है, क्योंकि असत्य पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर्दन और निक्षेपण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहले हम आपको ये बता देते हैं कि अपर्दन और निक्षेपण होता क्या है। ठीक है। तो याद रखना। और अपक्षय क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया कोई चट्टान है, अगर चट्टान अपने स्थान पर टूट जाती है तो उसे अपक्षय कहते हैं। जब चट्टान वर्षा द्वारा या पवन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो उसे अपर्दन कहते हैं। और जब ये एक जगह जाके जमा हो जाती है तो इसे निक्षेपण या डिपॉजिट कहते हैं। ये बात याद रखना। ठीक है। तो पूछा गया इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है। पहला है, अपर्दन में सैलों के मलबों का परिवहन होता है। बिल्कुल होता है। बिल्कुल एक स्थान दूसरे स्थान जाते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। अपर्दन के कारण उच्चावच का निम्नीकरण हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। जैसे मान लो ऊंची नीची जमीन है तो ये जब ये मिट्टी कट जाएगी और कहीं दूसरी जगह चली जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा? निम्नीकरण हो जाएगा, बिल्कुल नीचा हो जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। निक्षेपण अपर्दन का एक प्रमुख कारण होता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अपर्दन निक्षेपण का कारण बनता है, ना कि जो है निक्षेपण अपर्दन का कारण बनता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है आपका, पर्वतों के एक रेखा क्रम से जो है व्यवस्थित होने को पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। बिल्कुल सही है। जिससे पर्वत एक साथ कई पर्वत होते हैं जिसे पर्वत श्रृंखला कहते हैं, पर्वत श्रेणी कहते हैं।
पहला सही हो जाएगा। वलित पर्वत वह पर्वत होते हैं जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ और शिखर स्क्वाकार होते हैं, बिल्कुल सही है, ऐसे होते हैं और बिल्कुल ऊंचे ऊंचे होते हैं, भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अरावली कहाँ, राजस्थान में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रेणी है, पुरानी वलित पर्वत श्रेणी है, तीनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनाकी पर्वत। मनाकी पर्वत जिसकी ऊंचाई एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है, वह जो है किस महासागर में अवस्थित है? तो महासागरों के अंदर भी पर्वत पाए जाते हैं, तो महासागर के अंदर जो अंदर है, याद रखना, उसमें है आपका प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर में के अंदर एक मनाकी पर्वत पाया जाता है जिसकी ऊंचाई जो है माउंट एवरेस्ट से भी अधिक ऊंचा है। वो पर्वत कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, ये बिल्कुल सही है। भारत का दक्कन का पठार विश्व के पुराने पठारों में से एक है, बिल्कुल सही है। तो भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है इसको हम दक्कन का पठार कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैदान के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सही कथनों का चुनाव कीजिए। मैदान के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। पहला है आपका, मैदान समानांतर समुद्र तल से 200 मीटर ऊंचे होते, बिल्कुल सही है। मैदानों का निर्माण नदियों और उनकी स्थायी नदियों द्वारा होता है, भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी, इसका आंसर हो जाएगा डी। तीसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, मैदानी भागों में पठारी क्षेत्रों की तुलना में कम जनसंख्या पाई जाती है। नहीं, मैदानों में जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, पठारों में जनसंख्या कम पाई जाती है। तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी नंबर। तो 1 और 2 सही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्र स्थल क्षेत्र का लगभग 20% भाग अफ्रीका में है, ये बिल्कुल सही है। अफ्रीका महाद्वीप विश्व के सभी महाद्वीपों में सबसे अधिक उष्ण महाद्वीप है, गर्म महाद्वीप है, बिल्कुल ये भी सही है। इस महाद्वीप यह महाद्वीप यूरोप से भूमध्य सागर द्वारा और एशिया से अरब सागर द्वारा अलग होता है, ये भी बिल्कुल सही है। जिब्राल्टर जल संधि से अफ्रीका एशिया महाद्वीप से अलग होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप चित्र में देख सकते हैं, जो जिब्राल्टर जल संधि है इससे अलग कौन होता है? तो इससे अलग होता है यूरोप और अफ्रीका अलग हो रहे हैं, ना कि जो है एशिया अलग हो रहा है। तो अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप को अलग कौन करता है? जिब्राल्टर जल संधि। और जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, आप इस चित्र में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। पहला है, स्वेज नहर उत्तर पूर्व में एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है, ये बिल्कुल सही है। तो स्वेज नहर जो है ये कहाँ पर है? तो ये मिस्र में है, और ये एक तरह से क्या कह सकते हैं, तो ये एशिया को अफ्रीका से अलग भी करती है। बाब उल मंडेब जल संधि लाल सागर को अरब सागर की अदन की खाड़ी से जोड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये भी आप देख सकते हैं मैप पे, आप देख सकते हैं दोनों मैप को यहाँ एक साथ दिखा दिया गया, एक स्वेज नहर का है और एक बाब उल मंडेब जल संधि का है। ठीक है, तो दोनों बगल बगल में हैं। और याद रखना, ये जो बाब उल मंडेब जल संधि है ये लाल सागर को अरब सागर और अदन की खाड़ी दोनों से अलग कर रहा है, साफ साफ आप यहाँ मैप पे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर किलिमंजारो है, बिल्कुल सही है। तो किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है और ये तंजानिया में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत का विस्तार पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत है, ये मोरक्को में है। आप इस जो है चित्र में भी आपको मैं दिखा दूंगा। तीसरा है, अफ्रीका का एक विशेष भौतिक लक्षण महान भूभ्रंश घाटियां हैं, बिल्कुल सही है। तो भ्रंश घाटियां पाई जाती हैं कहाँ पर? ये पाई जाती हैं अफ्रीका में। आप इस चित्र में दोनों चित्र को आप देख लीजिए, यहाँ पे दिखा है, एक पे जो है आप देख सकते हैं एटलस पर्वत किलिमंजारो को दिखाया गया है और एक तरफ भ्रंश घाटी को दिखाया गया है। ठीक है, तो अफ्रीका में भ्रंश घाटी पाई जाती है, तो इसका जो ऑप्शन है वो तीनों हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। इसीलिए इसको मैं मैप के थ्रू बताने की कोशिश किया हूँ, क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहा हूँ कि जिससे आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
अफ्रीका महाद्वीप की नदियों पर निर्मित बांधों से संबंधित दिए गए युग्मों पर विचार कीजिए तथा इनमें से सही युग्म की पहचान करनी है कि कौन सा बांध किस नदी पर बनाया गया है। पहला है नील नदी पर आसवान बांध, बिल्कुल सही है, बहुत फेमस बांध है। नाइजर नदी, ये भी अफ्रीका में बहती है, इस पर कैजी बांध है, ये भी बिल्कुल सही है। जायर नदी पर जो है इंगना बांध है, ये भी बिल्कुल सही है। तो जायर को कांगो नदी भी कहते हैं, इस पर जो है इंगना बांध है। तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से जलवायु क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप पे पाए जाते हैं, मतलब कौन से जलवायु क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप पे पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। विषुवतीय जलवायु, ये भी बिल्कुल सही है। सूडान तुल्य जलवायु, ये भी बिल्कुल सही है। मरुस्थलीय जलवायु बिल्कुल सही है। भूमध्य सागरीय जलवायु बिल्कुल सही है। तो चारों पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। आप इसको मैप के माध्यम से यहाँ पे समझ लीजिएगा कि कौन कौन जलवायु कहाँ पर पाई जाती है। जैसे अफ्रीका का मैप है, अफ्रीका के जो उत्तरी वाला भाग है यहाँ पर उसके उत्तर में भूमध्य सागर है, यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है इस क्षेत्र में। ठीक है, विषुवत रेखा का क्षेत्र यह है, तो यहाँ विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर मरुस्थल पाया जाता है सहारा, तो मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। और सूडान तुल्य जलवायु, यहाँ सूडान देश है, तो यहाँ सूडान तुल्य जलवायु पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, नेक्स्ट आपका अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में दिए गए कौन से कथन सही है। तो अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। विषुवतीय वर्षा वन के उत्तर दक्षिण में सवाना घास क्षेत्र पाया जाता है, बिल्कुल सही है। सवाना घास के मैदान के ऊपर और नीचे दोनों ओर विस्तृत मरुस्थल का विस्तार है, ये भी बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बिल्कुल मैप के थ्रू आपको बताता हूँ मैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, जो एक और बी दोनों सही है, सी हो जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए अफ्रीका का ये मैप है, ठीक है, तो अफ्रीका के बीचों बीच में जो है ये विषुवत रेखीय वर्षा वन पाए जाते हैं यहाँ पर। इसके ठीक उत्तर में और ठीक दक्षिण में सवाना घास का मैदान पाया जाता है। इसके उत्तर में भी ये वो आपका उत्तर वाला क्षेत्र हो गया और ये दक्षिण वाला क्षेत्र हो गया, बिल्कुल सही है। सवाना घास के मैदान के ऊपर और नीचे दोनों जगह मरुस्थल पाए जाते हैं। तो सवाना घास के ठीक ऊपर यहाँ सहारा मरुस्थल और यहाँ कालाहारी मरुस्थल है। तो इसका मतलब है ये दोनों ऑप्शन सही हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें जब मैपिंग पता होगी तभी हम इनको आंसर निकाल पाएंगे, नहीं तो आंसर नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए मैपिंग के साथ पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किन खनिजों का अफ्रीका में सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऐसे कौन से खनिज हैं जिनका जो है अफ्रीका में उत्पादन सबसे अधिक होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सोने का बिल्कुल सही है, हीरा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्रोमियम यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है और प्लेटिनम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यहाँ ये सारे खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें असत्य कथन की पहचान करनी है कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, पहला है आपका, यूरोप के प्रवासियों ने अपनी सबसे पहली बस्ती दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1652 में बसाई थी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अफ्रीका में अधिकतर लोगों को द्वारा इतावली भाषा बोली और समझी जाती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अफ्रीका में अपनी अलग अलग भाषाएं हैं, ठीक है, और खासकर वहाँ पे अंग्रेजी ज़्यादा बोली जाती है क्योंकि वहाँ पर अंग्रेजों का ज़्यादा कब्जा था। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है केप टाउन बंदरगाह समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क को जोड़ता है, बिल्कुल सही है। केप टाउन बंदरगाह दक्षिण अफ्रीका में है। प्राकृतिक प्रेम और आदर पर आधारित सर्वात्मक धर्म को मानने वाले लोग अफ्रीका में निवास ज़्यादा करते हैं, तो बिल्कुल सही है। तो वहाँ प्रकृति प्रेमी लोग ज़्यादा हैं क्योंकि जनजातियाँ हैं जो जंगलों में रहती हैं। तो इसका जो आंसर है वो असत्य पूछा गया है, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंडीज पर्वतमाला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह पूछा गया है। पहला है, एंडीज श्रृंखला संसार की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, बिल्कुल सही है। तो एंडीज पर्वत कहाँ पर है, ये दक्षिण अमेरिका में है। तो याद रखना ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, यहाँ ऊंचा पूछा गया है, तो याद रखना विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज ही है, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, लेकिन ऊंचाई में दूसरे नंबर पर है, ऊंचाई में नंबर 1 पर हिमालय है, नंबर 2 पर एंडीज है, तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है, यह एक नवीन वलित पर्वतमाला है जिसका निर्माण वलन की क्रिया द्वारा हुआ है, बिल्कुल सही है, ये वलित पर्वत है। इसका सर्वोच्च शिखर
सबसे उत्तरी भाग में अवस्थित है, बिल्कुल गलत है। इसका सबसे सर्वोच्च शिखर एकांका गुआ है, जो इसके दक्षिणी भाग में स्थित है। और कहाँ पर है? ये अर्जेंटीना में है। ठीक है, अभी आपको मैं मैप पे आपको यहाँ दिखा देता हूँ। और चौथा ऑप्शन है इक्वाडोर में स्थित कोटोपैक्सी संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, जो इसी पर्वतमाला में स्थित है। किस पर्वतमाला में है? तो एंडीज में है। ये भी बिल्कुल सही है, तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आप अफ्रीका का मैप को यहाँ देख सकते हैं। एंडीज पर्वत में एकांका गुआ को भी साफ साफ यहाँ दिखाया गया है कि वो जो है अर्जेंटीना में है और सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जो है जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात ये याद रखना, ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर है और ये जिम्बेंजी नदी पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका करीबा बांध निर्मित है। करीबा बांध किस नदी पर है? तो जिम्बेंजी नदी पर स्थित है करीबा बांध, और करीबा झील भी वहाँ पाई जाती है अफ्रीका में। ये भी आप याद रखना, इस मैप पे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो करीबा बांध को यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट आपका आसवान उच्च बांध स्थित है। तो आसवान उच्च बांध कहाँ? ये मिस्र में है, नील नदी पर स्थित है। ये भी मैंने आपको ऊपर बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन सही पूछा गया है। पहला है आपका विश्व प्रसिद्ध पिरामिड तथा जो है स्फिंक्स मिस्र की राजधानी काहिरा के निकट अवस्थित है। तो पिरामिड कहाँ पाए जाते हैं? मिस्र में पाए जाते हैं, काहिरा के निकट। बिल्कुल सही है। एलेक्जेंड्रिया मिस्र का सब प्रमुख खनन क्षेत्र है तथा बर शहीद पोर्ट सहित सुएज नहर पर अवस्थित एक औद्योगिक केंद्र है। तो याद रखना, ये गलत हो जाएगा। एलेक्जेंड्रिया एक प्रमुख खनन क्षेत्र नहीं है, ये एक बंदरगाह है। ठीक है, और ये बंदरगाह कहाँ है? ये भूमध्य सागर में है, नील नदी के मुहाने पर है। आप इस मैप चित्र में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ साफ साफ दिखाया गया है। ठीक है, तो इसका ये आप गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर केवल एक होगा, ये वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दक्षिण अफ्रीका की जलवायु के जो है मृदुल होने का क्या कारण है? मृदुल मतलब एक जो है अच्छा जलवायु होने पीछे जो क्या कारण पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, पूरे अफ्रीका की बात नहीं हो रही है, केवल दक्षिण अफ्रीका देश की बात हो रही है। ठीक है, तो तीन ओर से महासागरों से घिरा है। बिल्कुल सही, आप इस चित्र में देखते रहिएगा। तो दक्षिण अफ्रीका तीन तरफ से महासागर से घिरा हुआ, एक तरफ दक्षिणी प्रशांत महासागर, एक तरफ दक्षिणी महासागर, एक तरफ जो है आपका हिंद महासागर, एक तरफ अटलांटिक महासागर। पठारों की अधिक ऊंचाई है, तो अधिक ऊंचाई होने का ठंडा ज़्यादा होगा। बिल्कुल सही है। समुद्री ठंडी जलधाराओं का बहना, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र लैटिन अमेरिका में शामिल होते हैं? तो लैटिन अमेरिका में किन किन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो याद रखना, इसमें दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज, इसे हम कैरेबियन देश कहते हैं। ये चारों क्षेत्रों को मिला करके इन्हें हम कहते हैं लैटिन अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो लैटिन अमेरिका एक जो है कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, ये भाषागत क्षेत्र है। लैटिन भाषा से, लैटिन जो सब भाषा है, इससे जो है दो भाषाओं का विकास हुआ है, स्पेनिश और पुर्तगाली। और इन सब देशों पर स्पेनिश पुर्तगालियों ने कब्जा कर रखा था, इसीलिए इसे लैटिन अमेरिका कहते हैं। और लैटिन अमेरिका को जो है ये चारों क्षेत्रों को मिला के कहते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण थे मैंने बता दिया है। इसी तरह की सीरीज आती रहेगी और सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं कराता रहूँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।